भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज पूरी धरती को निकल जाएगा। हाँ देखो, ट्रेन में बैठे हैं लेकिन जरा भी हवा नहीं लग रही है। पता नहीं भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करता है। शहर में अच्छा खासा काम जम गया था। सोचा था अब तो सिर्फ तमन्ना की शादी के लिए ही गांव जाएंगे, लेकिन किसको पता था कि हमारे साथ ये अनहोनी हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी गर्मी में गांव जाने में भी 2-3 दिन लग जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से गर्मी हो रही है ना, पक्का आंधी तूफान या बारिश कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अरे आप भी जाए तो इस भयानक गर्मी से राहत मिलेगी। सरला का पूरा परिवार शहर से गांव आने के लिए ट्रेन में बैठा था। शहर से गांव काफी दूर था, जिसके लिए इन्हें 3-4 दिन का सफर तय करना था। 3 दिन का सफर पूरा करके जब ये लोग स्टेशन से उतरकर गांव जाने के लिए ऑटो पकड़ते हैं, तभी ऑटो वाला उन्हें चौंकाने वाली बात बताता है। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या? पालनपुर गांव में तो बादल फट गया है। 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पास वाली नदी का पानी उफान पर है, पूरा गांव डूब चुका है। ये सुनकर राजेश और उसके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, हमारा घर तो मिट्टी का बना हुआ था और छत भी बिल्कुल कच्ची थी। इतनी भयंकर बारिश में हमारा घर तो बचा ही नहीं होगा। यानी अब हम शहर से भी बेघर हो गए और गांव से भी। पूरा परिवार दुख के समंदर में डूब जाता है। तभी अंकित सबको हिम्मत देते हुए बोलता है, अरे पापा, ऐसी किसी की बात पर क्या भरोसा करना, चलो पहले खुद जाकर देखते हैं। ये लोग ऑटो वालों से गांव तक जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार ये लोग पुल तक पहुंचते हैं और वहां का मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या, इतना बड़ा पुल टूट गया। हाँ भैया, बारिश बहुत खतरनाक हुई होगी। दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। नदी के ऊपर बना बड़ा पुल तेज बारिश की वजह से पूरी तरह टूट चुका था। दूसरी तरफ फंसे हुए लोगों को सरकार हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाल रही थी। तभी वहां एक आदमी आता है। भाई साहब, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ये सब भगवान की मर्जी है। प्राकृतिक आपदाएं इंसान के कर्मों का फल होती हैं। इंसान प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन हम क्या करें? हमारा तो गांव का घर भी बर्बाद हो गया। अब हम कहीं के नहीं रहे। वो आदमी उन्हें सांत्वना देकर वहां से चला जाता है। पूरा परिवार नदी के किनारे बैठकर उस भयानक मंजर को देख रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। तभी दोनों बच्चे भूख से रोने लगते हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। देखो ना, कितने पसीने आ रहे हैं। भले ही 3 दिन पहले यहाँ बादल फटा था, लेकिन आज भी गर्मी उतनी ही भयानक थी। चारों तरफ भरे पानी पर सूरज की तेज धूप पड़ रही थी, जिससे उमस और बढ़ गई थी। बच्चों, तुम मेरे साथ यहाँ आओ। देखो, यहाँ पेड़ की छाया है, यहाँ तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। भाभी, बैग में थोड़ा खाने पीने का सामान रखा है, आप गोलू और माही को दे दो। कीर्ति और तमन्ना बच्चों को अपने साथ लाया हुआ खाना खिलाने लगती हैं। इधर तीनों बाप बेटों की हालत ये सोच सोचकर खराब हो रही थी कि अब वो अपने परिवार को लेकर जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। तभी वहां एक लड़का आता है। अंकल जी, अगर आपको नदी के दूसरी तरफ जाना है तो मैं हेलीकॉप्टर वालों से बात कर देता हूँ। सरकार ने सबके लिए मदद भेजी है, और अगर खाने पीने का राशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बेटा, हमारा अब कोई घर नहीं रहा, हम बेघर हो गए हैं। राजेश की बात सुनकर सागर हैरान रह जाता है। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। तब राजेश सागर को सारी बात बताने लगता है। अरे तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं है क्या? 6 महीने से 1 रुपए का किराया नहीं दिया। माना मैं इस शहर में नहीं रहता, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट और फोन नंबर तो तुम्हारे पास था। अरे भाई साहब, आप कौन हो और हम आपको किराया क्यों देंगे? हमने तो 6 महीने पहले ही ये घर खरीद लिया था। क्या मजाक कर रहे हो? इस घर का मालिक मैं हूं। मुझे तो तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन इस घर का मालिक तो ऊपर रहता था, मनोज नाम है उसका। मनोज का नाम सुनते ही दुर्गेश को सारी बात समझ आ जाती है। ओह, तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मनोज इस घर का मालिक नहीं था, वो भी किराएदार ही था। मैं 6 महीने के लिए शहर से बाहर गया था, उसने मुझे भी किराया नहीं दिया और आज सुबह ही सारा सामान लेकर फरार हो गया। इतने में अंकित और अंकुश भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। अंकल, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो आपके जाने के बाद यहाँ आए थे, हमें लगा वही मालिक होगा। उसने हमें घर के कागज भी दिखाए थे। बेटा, वो सारे कागज नकली हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ये घर खाली करवाना पड़ेगा। मैं इसे रेनोवेट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे मुंबई से वापस यहीं रहने आने वाले हैं। मकान मालिक उन्हें वहां रहने से मना कर देता है। वो लोग बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं। कुछ दिनों की मोहलत तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाते?
हाल ही में अंकित की नौकरी भी चली गई थी और अकेले अंकुश की नौकरी से पूरे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। बस बेटा, शहर के घर की ये कहानी थी। सोचा था गांव जाकर कुछ काम धंधा कर लेंगे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि बाढ़ में हमारा मिट्टी का घर भी बह गया। राजेश की बात सुनकर सागर को बहुत बुरा लगता है। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम खुद बताओ कि हम इतने बड़े परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। वैसे इस जंगल में अच्छी खासी गुफाएं बनी हुई हैं, मैं भी गुफाओं में ही रहता हूँ। अगर आप लोगों को सही लगे तो आप मेरे साथ आ सकते हो। सागर की बात सुनकर कीर्ति और ज्योति आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। अरे यार, इस लड़की की बात हम कैसे मान ले? क्या पता ही हमें जंगल में ले जाकर मार दे। हाँ दीदी, सही कह रही हो आप। वैसे भी टीवी में ऐसा ही होता है। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सरला अपने बेटों को बुलाकर समझाने लगती है। अरे बेटा, किसी अनजान आदमी पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो? अरे मम्मी, हमारे साथ इतना गलत तो हो ही चुका है, अब इससे बुरा और क्या होगा? वैसे भी देखने में तो भला इंसान लग रहा है, और फिर ये अकेला है, हमारी क्या ही कर लेगा? घर वालों के लिए सागर पर भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि अभी उन्हें मिले मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था। मगर सागर की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ठीक है बेटा, हम तेरे साथ ही चलते हैं। लगता है भगवान ने तुझे हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है, जो हमें आगे की राह दिखाएगा। अंकल, इंसान ही इंसान के काम आता है। चलिए यहाँ से थोड़ा राशन भी ले लेते हैं, आपके परिवार के काम आ जाएगा। सरकार वहां फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री दे रही थी। सागर वहीं से थोड़ा राशन और खाने पीने का सामान लेकर पूरे परिवार को अपने पीछे पीछे जंगल की तरफ ले जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद, अरे मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही है। मम्मी, मुझसे चला नहीं जा रहा अब। पापा, मुझे गोद में उठा लो। चाचा, मुझे भी गोद में उठा लो ना। देखो ना, जंगल का रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ है। अंकित और अंकुश एक एक बच्चे को गोद में उठाकर चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक कीर्ति की चप्पल टूट जाती है। हे भगवान, गरीबी में आटा कीला, इस चप्पल को भी अभी टूटना था। अब जंगल में बिना चप्पल के मैं कैसे चलूंगी? कोई बात नहीं भाभी जी, बस घर आने ही वाला है। गर्मी से बेहाल पूरा बेघर ससुराल सागर के पीछे पीछे काफी दूर तक जंगल में चलता है। आखिरकार वो लोग एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंचते हैं। यही है वो गुफा जिसमें मैं रहता हूँ, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है। बेटा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? आंटी, बचपन में ही मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया था, तब से मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ। यह सुनकर तमन्ना हैरानी से सागर की तरफ देखती है। और तुम खाना कहाँ बनाते हो? क्या खाते हो? देखो, जंगल में अलग अलग तरह के फल लगते हैं, मैं तो उन्हीं में से काम चला लेता हूँ, और आप लोगों के पास जो राशन है उससे खाना बना लेना। सागर उन्हें अपनी ठंडी गुफा वाला घर दिखाते हुए थोड़ा आगे ले जाता है, जहाँ एक और बड़ी गुफा होती है। अरे वाह, यहाँ तो कितनी ठंडक है। यहाँ पर आकर तो तन मन को पूरा सुकून मिल गया। थैंक यू सागर, तुम्हारी वजह से आज हमें गुफा ही सही, लेकिन सिर पर छत नसीब हुई। हाँ बेटा, तुमने सच में हमें राह दिखाई है, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे आप ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, गुफा है जहाँ आपका पूरा परिवार आराम से रह सकता है, खाना भी बना सकते हो और आराम से नहा धोकर भी सो सकते हो। नहाने का नाम सुनकर ज्योति इधर उधर देखने लगती है। अरे लेकिन यहाँ पानी तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। भाभी जी, मेरे साथ आइए, पानी थोड़ा पीछे की तरफ है, सामने से दिखाई नहीं देता। सागर ज्योति को गुफा की दाईं तरफ बहते हुए ताजे पानी के झरने के पास ले जाता है। उसे देखकर ज्योति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, ये तो किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा है। हाँ सच में, ऐसा तो हमने सिर्फ सपनों या टीवी में ही देखा था। कितना ठंडा पानी है। पानी देखकर दोनों बच्चे खुशी से उसमें नहाने लगते हैं। वाह, कितना मजा आ रहा है। सारी गर्मी छुमंतर हो गई। भैया, मैं भी नहाऊंगी, मुझे भी अंदर पकड़ कर ले जाओ ना। बच्चों को गर्मी में मस्ती करते देखकर अंकित मुस्कुरा देता है। अरे अब तुम दोनों को भूख नहीं लग रही होगी ना? पापा, ठंडे पानी में नहाकर पेट भर गया। माही की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सागर बोलता है, चलो ठीक है, आप लोग यहाँ अपना सामान जमा लो, तब तक मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर सागर वहां से जाने लगता है। पहले तो वो 1-2 कदम चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद अचानक ही गायब हो जाता है। अरे ये लड़का इतनी जल्दी चला गया। हाँ मम्मी, क्या कुछ काम था आपको? अरे नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि भूख लगी है, खाने पीने का क्या जुगाड़ करना है। अरे मम्मी, आप भी हद करती हैं। अब क्या वो आपको खाना बनाकर भी देगा? तमन्ना की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी कीर्ति आसपास पड़े कुछ पत्थर उठाकर उन्हें चूल्हे की तरह जमा देती हैं।
मम्मी जी, ये देखो चूल्हा तो बन गया है। अब इसमें आग जलाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत पड़ेगी। दीदी, हम तो जंगल में रह रहे हैं ना, तो लकड़ियाँ आसानी से मिल जाएगी। चलो आसपास से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लाती हैं। भाभी, मुझे तो बहुत तेज जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से जलाओ ना अपना ही चूल्हा। हाँ, मुझे भी। देखो ना, टेंशन में बुरा हाल हो रहा था, अब जाकर लग रहा है कि कुछ खाना भी मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा सब्र करो, अब तो सब कुछ तैयार है, बस पकाना बाकी है। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाने लगती हैं। इधर अंकित अपने पापा से कहता है, पापा, जब तक खाना बन रहा है क्यों ना हम भी बच्चों की तरह ठंडे पानी में नहाने का आनंद लें। हाँ भाई, सही कह रहा है। वैसे भी इतनी चिलचिलाती गर्मी में जंगल तक पहुंचना सच में बहुत मुश्किल काम था। अरे लेकिन यहाँ तो बड़ी राहत मिल रही है। मुझे तो इतनी ठंडक में नींद के झोंके आने लगे हैं। तुम लोग थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, वरना मैं तो सो ही जाऊंगी। सब लोगों को जंगल में मिला ये गुफा वाला घर ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। इधर तीनों बाप बेटे झरने के ताजे पानी में नहाने लगते हैं और दूसरी तरफ घर की औरतें खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। तमन्ना सबको खाना परोसती है, तभी राजेश बोलता है, अरे पता नहीं वो लड़का कहाँ चला गया, उसने कुछ खाया भी है या नहीं। अगर वो आ जाता तो हमारे साथ खाना खा लेता। राजेश के इतना कहते ही सागर तुरंत वहां आ जाता है। अरे सागर, पापा तो तुम्हें ही याद कर रहे थे। चलो बेटो, तुम्हारे लिए भी प्लेट लगा देती हूँ। पापा ने याद किया और मैं आ गया, लेकिन भाभी मेरा खाना खाने का मन नहीं है। मैंने अभी जंगल से फल तोड़कर खाए थे, आप लोग खाइए। मैं तो बस ये देखने आया था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अरे नहीं भाई, तेरे होते हुए भला हमें किसी चीज की परेशानी कैसे हो सकती है। हाँ भैया ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर सागर वहां से चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। राजेश का पूरा परिवार गुफा वाले घर में ही खाना बनाता, झरने के ताजे पानी में नहाता और आराम से सो जाता। एक रात, भाई कितना अच्छा खाना लगता है यहाँ, मन पूरा तृप्त हो जाता है। और पापा, नींद कितनी अच्छी आती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में हो। हाँ, यहाँ ना मच्छर है, ना मक्खी, और ना ही गर्मी का नामो निशान। सही कह रही हो मम्मी। पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं भगवान ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। पहले शहर का घर छूटा और गांव वाला भी घर चला गया, लेकिन अब समझ आ रहा है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। सब लोग इस गुफा वाले घर में बहुत खुश होते थे। सब लाइन से चटाई बिछाकर सो जाते हैं। दोनों बच्चे भी यहाँ बहुत खुश थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन, दीदी देखो, जंगल में कितने अच्छे अच्छे फूल और फल लगे हुए हैं। हाँ, फल फूल तो बहुत है, लेकिन ये देखो राशन खत्म होने वाला है और सब्जी के बिना कहाँ पेट भरता है। दोनों भाभियों की बात सुनकर तमन्ना भी वहां आ जाती है। अरे भाभी, मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम जंगल की खाली पड़ी जगह साफ करके यहाँ खेती करें। तमन्ना, तुमने तो मेरे मन की बात कही थी। वैसे भी यहाँ पानी की कमी भी नहीं है और जगह की भी, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मेहनत तो हम कर लेंगे, लेकिन बीज कौन ला कर देगा। कीर्ति की बात सुनकर ज्योति मुस्कुरा देती है। बस इतनी सी बात, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वही बीज का इंतजाम भी हो जाएगा। भाभी, आप किसकी बात कर रही हो। ऑब्वियसली सागर की, सागर ही ला कर देगा। जैसे ज्योति सागर का नाम लेती है, सागर तुरंत वहां आ जाता है। हाँ भाई, क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक तो है ना। अरे सागर, तुम्हें हर बार कैसे पता लग जाता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। भाभी पता तो नहीं लगता, बस कोइंसिडेंस है। मैं यहाँ आने वाला होता हूँ और आप लोगों को मेरी याद आ जाती है। ज्योति को सागर के इस तरह अचानक आ जाने पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ समझ नहीं पाती। तभी कीर्ति बोलती है, सागर देखो ना, हम यहाँ खेती करने की सोच रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो मैं भी आप लोगों की मदद कर देता हूँ। सागर, ज्योति, कीर्ति और तमन्ना मिलकर थोड़ी सी जगह को साफ करते हैं और फिर वहाँ छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं, जिनकी मेड़ कीर्ति आसपास बड़े पत्थरों से बना देती है। तभी खेलते हुए दोनों बच्चे वहां आ जाते हैं। मम्मी मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हो। बेटा, इसमें हम खाने के लिए सब्जियां उगाएंगे। मम्मी, मेरी फेवरेट सब्जी उगाना करेला। गोलू की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सागर बोलता है, भाभी यहाँ का काम तो हो गया, अब मैं पास के कस्बे से बीज लेकर आता हूँ। यह कहकर सागर वहां से चला जाता है। इधर गुफा की ठंडी ठंडी हवाओं में सो रही सरला की अचानक आंख खुलती है। अपनी बहुओं और बेटी को वहां न देखकर वो गुफा से बाहर निकलती है। थोड़ी दूर झरने के पास पहुंचते ही उसे तीनों मिट्टी में काम करती दिखाई देती हैं। अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो। अरे देखो ना मम्मी, हमने यहाँ खेती करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। सरला के पीछे पीछे राजेश और दोनों बेटे भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, तुम सब यहाँ बैठे हो, हमारा तो घर पर मन ही नहीं लग रहा था। हम सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चले गए तुम लोग। और भाभी, आप लोग मिट्टी में क्या करने लग गई हो। थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा।
इतने में सागर वहां बीज लेकर पहुंच जाता है और सब लोग मिलकर बीज बोने लगते हैं। समझे, हम यहाँ खेती कर रहे हैं ताकि हमें जंगल से बाहर ना जाना पड़े और हमारी जरूरत का सामान यहीं पर मिल जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ पानी भी मुफ्त का है और जमीन भी। और बीज भी। तमन्ना की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर सब मिलकर सारे बीज बो देते हैं और वापस गुफा वाले घर में आ जाते हैं। अब कीर्ति और ज्योति रोज अपनी बोई हुई खेती की देखभाल करने लगती है। पहले दोनों घर में खाना बनाती, फिर खेतों में पानी देती जो पास के झरने से आसानी से मिल जाता था। उसके बाद रात की ठंडी हवाओं में पूरा परिवार सुकून से सो जाता। एक दिन, अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे पौधे निकले हैं। अब जल्दी ही इनमें सब्जियां भी आने लगेगी। भाभी ये देखो, बैंगन सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है और ये तोरी और लौकी तो रातों रात बड़ी हो जाएगी। पूरे 2 महीने बाद अब सब्जियों में फूल और फल लगने लगे थे। उन्हें देखकर तमन्ना बहुत खुश होती है। दूर खड़ा सागर भी तमन्ना को मुस्कुराते हुए देख रहा था। बस इसी मुस्कान के लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तमन्ना हमेशा ऐसे ही हंसती खिलखिलाती रहे, दुख का कोई साया इसके ऊपर न पड़े। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। सागर दूर खड़ा तमन्ना को निहारता है और फिर अपने घर चला जाता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन तमन्ना झरने के पास उदास बैठी होती है। यहाँ आकर मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। बस परिवार है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। शहर में मेरे कितने सारे दोस्त थे और ये सागर भी पता नहीं कहाँ गायब रहता है। जैसी तमन्ना सागर का नाम लेती है, सागर तुरंत वहां आ जाता है। अरे तमन्ना, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरी गुफा में ढूंढ लिया। शुक्र है तुम आ गए। आज तो मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तमन्ना की बात सुनकर सागर खुश हो जाता है। अच्छा जी, कोई मुझे याद कर रहा था और मान भी नहीं रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, शहर में तो मेरी बहुत सारी दोस्त थी, लेकिन यहाँ पर तो तुम ही मेरे दोस्त हो। मैं बस तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ, मतलब दोस्त से थोड़ा ज्यादा। तमन्ना के मुंह से यह सुनकर सागर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। अच्छा, दोस्त से कितना ज्यादा हूँ, जरा ये भी बता दो। अरे दोस्त से ज्यादा मतलब तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यह सुनकर सागर को थोड़ी निराशा तो होती है, लेकिन फिर भी वो मन ही मन खुश हो जाता है। चलो, थोड़ा ही सही, लेकिन तमन्ना के दिल में मेरे लिए प्यार तो जगह है। बाकी अब उम्मीद की किरण मिल गई है तो इसका सवेरा मैं खुद कर लूंगा। अरे क्या सोचने लगी, चलो ना, मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। मैडम, ये आपका शहर नहीं है जो मैं आपको मॉल घुमाने ले जाऊं, लेकिन हाँ, जंगल की सैर जरूर करा सकता हूँ। इधर चलो, यहाँ पास में एक बहुत खूबसूरत फूलों की घाटी है जहाँ हर तरह के फूल लगे हुए हैं। ये सुनकर तमन्ना खुशी से उछल पड़ती है। क्या सच में? मुझे फूलों से ज्यादा प्यार है। मैंने अपने घर में भी बहुत सारे फूल लगाए हैं। चलो जल्दी चलो, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। सागर तमन्ना को जंगल की सैर कराने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। सागर तुरंत तमन्ना का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ कर देता है। अरे क्या हुआ? संभल के भाई, तुम गिर जाती। फिर अंकल आंटी मुझे कहते कि उनकी बेटी का ध्यान नहीं रखा। सागर पूरी तरह रोमांटिक मूड में था, लेकिन तमन्ना अभी भी उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों फूलों वाली घाटी में पहुंच जाते हैं। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ये तो हमारे गुफा वाले घर से भी ज्यादा ठंडी है। कितना सुंदर है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। तमन्ना सागर का हाथ पकड़कर उसे भी फूलों की घाटी के पास पड़ी चट्टान पर बिठा लेती है। तमन्ना का हाथ पकड़ते ही सागर को बहुत अच्छा महसूस होता है। थैंक यू भगवान जी, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुम्हें पता है, मैं अपने दोस्तों के साथ हर वीकेंड घूमने जाया करती थी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ घूमने आया करो, वो भी सिर्फ वीकेंड पर नहीं, रोज शाम को। ऐसे दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करते रहते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। मैडम, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो अब मैं घर चलूं? कहीं आपके घर वाले ये ना सोचें कि मैंने उनकी लड़की गायब कर दी। सागर की बात सुनकर तमन्ना हंसने लगती है। फिर दोनों बातें करते हुए वापस गुफा वाले घर में पहुंच जाते हैं। सागर तमन्ना को छोड़कर अपने घर चला जाता है। हाँ बेटा, घुमाई पूरे जंगल, अब तो अकेलापन नहीं लग रहा ना? नहीं मम्मी, बहुत अच्छा लगा। सागर सच में बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी जगह लेकर गया था मुझे। आप लोग भी जाना कभी। अरे बेटा, हमारे बस का नहीं है इतना जंगल घूमना, तुम लोग ही आराम से घूमो फिरो। यह सुनकर तमन्ना मुस्कुराते हुए वापस गुफा के अंदर चली जाती है और आराम करने लगती है। तभी राजेश धीरे से सरला से कहता है, सागर सच में बहुत अच्छा लड़का है और उसकी तमन्ना के साथ अच्छी खासी बनती भी है। हमें भी अपनी लड़की के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। अगर सागर और तमन्ना का। इतना कहकर राजेश चुप हो जाता है। तभी पास बैठे अंकित और अंकुश बोल पड़ते हैं।
पापा, हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन बिना घर के हम शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हाँ अंकित बिल्कुल सही कह रहा है। अभी तो हम जंगल में रुके हैं, जब भगवान चाहेगा तब सब अच्छा हो जाएगा। इसी तरह सब बातें कर रहे होते हैं, तभी ज्योति सबको आवाज लगाती। सब लोग आ जाओ, देखो आज मैंने सबकी पसंद के करेले बनाए हैं। दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बना दिया था। सब लोग खाने के लिए आ जाते हैं, तभी तमन्ना बोलती है, अरे भाभी, सागर बता रहा था कि करेले तो उसकी भी फेवरेट है। अरे तूने पहले बताया होता तो हम उसे जाना ही नहीं देते, यही रुक लेते। पर मम्मी मुझे क्या पता था कि आज घर में करेले बने हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बचा कर रख देना, वैसे भी इतनी ठंड में खराब कहाँ होंगे, वो सुबह खा लेगा। तमन्ना की बात खत्म होते ही सागर अचानक वहां आ जाता है। अच्छा जी, आप सब लोग ताजा ताजा खाना खाओ और मैं बासी, मैं तो अभी खाऊंगा। भाभी लगा दो मेरे लिए भी प्लेट। अरे वाह भाई, आपकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट रहती है। लगता है हमारी बातें सीधे आपके मन तक पहुंच जाती है। हाँ पहुंच तो जाती है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे बच्चों के साथ खेलने का मन कर रहा था इसलिए आ गया, और अब भूख भी लग गई है। ऊपर से सब्जी भी मेरी फेवरेट बनी है, तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? सागर की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ज्योति उसके लिए भी खाना परोस देती है। फिर सब लोग बैठकर साथ में खाने का आनंद लेते हैं। थोड़ी देर बाद सागर वहां से चला जाता है। मम्मी कितनी ठंडक है, रात में मुझे बहुत ठंड लगे तो मुझे कंबल उड़ा देना। ठीक है मेरी बिटिया रानी, उड़ा दूंगी, अब जाकर सो जाओ। सब लोग गुफा की ठंडी हवाओं में आराम से सुकून भरी नींद से सो जाते हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन, ज्योति देखो हमारी खेती कितनी अच्छी हो रही है। भाभी मुझे तो हमेशा से किचन गार्डन का बहुत शौक था, लेकिन मेरा ये सपना ऐसे पूरा होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ भाई, जंगल में हमारे किचन गार्डन के अलग ही ठाट है। यहाँ टमाटर से लेकर नींबू तक सारी फल सब्जियां मिल जाएगी। दोनों भाभीियों की बातें करते देखकर तमन्ना भी वहां आ जाती है। अरे भाभी, आपने इतनी सारी सब्जियां उगा ली है, अब तो आपको सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। तमन्ना की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अरे छोड़ो बिजनेस, मैं तो कह रही थी कि कुछ दिन पहले सागर मुझे जंगल घुमाने ले गया था। वहाँ पास में एक झरना है, चलो ना आज वहाँ नहाने चलते हैं। हाँ भाई चलो चलो, आज तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। तीनों नंद भाभियां घर से झरने में नहाने के लिए निकल जाती हैं और वहां पहुंचकर नहाने लगती हैं। इधर सागर को भी पता चल जाता है कि तमन्ना वहां नहाने गई है। वो झरने से थोड़ी दूर छिपकर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। ये सच में कितनी सुंदर है, पता नहीं ये मुझे कब मिलेगी और मैं कब अपने दिल की बात इससे कह पाऊंगा। एक तरफ तमन्ना झरने में नहाने का मजा ले रही होती है, दूसरी तरफ अचानक सागर को महसूस होता है कि ऊपर की चट्टान गिरने वाली है। वो तेजी से भागते हुए आता है और तमन्ना को झरने से हटाकर दूसरी तरफ कर देता है। तभी जोर से चट्टान नीचे गिर जाती है। हे भगवान, आज अगर सागर समय पर नहीं आता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। सागर, एक बार फिर तुमने हम लोगों का साथ दिया है, तुम्हारी वजह से आज तमन्ना की जान बच गई है। कीर्ति और ज्योति सागर को धन्यवाद देती हैं, लेकिन तमन्ना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा कि ये चट्टान गिरने वाली है? अरे मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम लोगों की आवाज आई। जैसे मैंने ऊपर देखा तो चट्टान हिलती हुई दिखाई दी। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो मुझे पहले से पता चल जाता। तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो, चलो अब घर चलो। सागर बात को घुमाते हुए तीनों को वापस गुफा वाले घर तक छोड़ देता है और खुद अपने गुफा वाले घर में चला जाता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन, मम्मी आज तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि सुनकर आप भी खुशी से उछल पड़ोगी। अरे क्या हुआ, आज तेरे चेहरे पर ये रौनक कैसी लगी हुई है? अरे भाई अब जल्दी बता भी दे, इतनी देर से सस्पेंस क्यों बना रहा है? हाँ भैया जल्दी बताओ, अब इंतजार नहीं हो रहा है। अरे मम्मी, अभी मैं जंगल के थोड़ा बाहर गया था, वहां पता चला कि हमारी नदी पर जो पुल टूट गया था ना, वो बनकर तैयार हो गया है। अंकित की बात सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। क्या सच में पुल बन गया? मतलब अब उस पर आना जाना भी शुरू हो जाएगा? नहीं पापा, अभी पुल बनकर तैयार हुआ है, कुछ दिनों में लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हाँ, अब हम अपने गांव में जाकर रह सकते हैं। पहले गांव वाले घर को ठीक करना होगा, उसके बाद कुछ काम धंधा देखेंगे। कब तक इस जंगल वाली गुफा में रहते रहेंगे हम? बेटा सही कह रहा है, और फिर हमें तमन्ना की शादी भी तो करनी है। मैं तो बात सागर को बताऊंगा तो वो कितना खुश होगा। हाँ बेटा, उसे जरूर बताना, उसकी वजह से ही तो हमारे इतने बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल पाए, वरना बेघर होकर हम पता नहीं कहां कहां भटक रहे होते। हाँ, इतनी गर्मी में तो एक दिन में ही बुरा हाल हो गया था, और देखो हमें यहाँ रहते हुए 4-5 महीने हो गए। सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर अंकित सागर को यह खुशखबरी बताने वाला होता है कि तभी सागर वहां खुद आ जाता है।
हाँ भाई, किस बात की खुशी मनाई जा रही है, कोई मुझे भी तो बताओ। अरे बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देखो, हमारा नदी वाला पुल जो टूटा हुआ था बनकर तैयार हो गया है। कुछ दिनों में लोगों के लिए खोल भी दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग आराम से अपने गांव जाकर अपने घर में रह सकते हो। बेटा, हमारे लिए जो कुछ भी तुमने किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। अरे आंटी, ऐसा बोलकर आपने मुझे पराया कर दिया। मैं भी तो आपका अपना हूँ। वैसे भी मैंने पहले ही कहा था ना, इंसान इंसान के काम आता है। सागर थोड़ी देर सबके साथ बातें करता है और फिर अपनी गुफा वाले घर में चला जाता है। वहां पहुंचकर वो मन ही मन सोचने लगता है। इससे पहले कि नदी वाला पुल लोगों के आने जाने के लिए खुले और ये लोग इस गुफा वाले घर को छोड़कर गांव चले जाएं, मुझे तमन्ना से अपने दिल की बात कहनी ही होगी। सागर अपनी गुफा वाली घर से बाहर निकलता है और पास बहते झरने में नहाता है। अब मैं तमन्ना के पास जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन बेवकूफ खाली हाथ जाएगा क्या? हाथों में कुछ तो होना चाहिए ना। सागर गुफा के बाहर लगे फूलों के पेड़ से कुछ फूल तोड़कर उनका छोटा सा गुलदस्ता बना देता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब लग रहा हूँ ना प्रपोजल बॉय। आज तो मैं तमन्ना को प्रपोज करके ही रहूंगा। सागर खुशी खुशी गुफा वाले घर की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ तमन्ना घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहां ज्योति और कीर्ति आती है। अरे तमन्ना, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अरे कुछ तो बात होगी, हमें बता। हमें नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? वैसे भी हम दोनों तुम्हारी भाभी बाद में और दोस्त पहले हैं। भाभी, आपको पता है ना कि मैं सागर से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन अब हम शहर छोड़कर यहाँ आ गए हैं। उसे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। जाने से पहले वो कह रहा था कि वो अपने घर वालों को मना लेगा। हाँ, तो फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो घर वालों को मना लेगा, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। और अगर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से कर दी तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तमन्ना, अगर तरुण तुमसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो तुम्हारा इंतजार करेगा। ऐसे 4-5 महीने में तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं करेगा। तुम तरुण पर भरोसा रखो और भगवान पर भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्योति और कीर्ति तमन्ना को समझाने लगती हैं। दूसरी तरफ सागर हाथ में फूल लेकर तमन्ना से अपने दिल की बात कहने आ रहा होता है, लेकिन दूर से ही वो तमन्ना और उसकी भाभियों की सारी बातें सुन लेता है। ये सुनते ही सागर के हाथ से फूलों का गुलदस्ता नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो परेशान होकर वापस अपने गुफा वाले घर में चला जाता है। तुम मेरे साथ ना होकर भी हमेशा मेरे साथ रहे। हर मुश्किल में तुमने मेरा हाथ थामा, मुझे टूटने नहीं दिया। तुम ही थे जिसने मुझे सिखाया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ते हैं। तुम ही थे जिसने मेरे परिवार को नई जिंदगी दी। तुमसे सच्चा प्यार शायद कोई मुझे नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान तक दे दी और उसके बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इस जन्म में हम एक नहीं हो पाए, लेकिन मैं वादा करती हूँ हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम हो और हमेशा रहोगे। मैं तुम्हें देखकर भूल गया था कि हमारी दुनिया अलग है। तुम अपने इस जन्म में भी मेरी न हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए जन्म लूंगा और तब तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तमन्ना हमेशा से सागर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती रही, लेकिन सागर अब भी तमन्ना से उतना ही प्यार करता था जितना वो तमन्ना के पिछले जन्म में करता था। वो तमन्ना को याद दिलाना चाहता था कि पिछले जन्म में वो भी उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन इस जन्म में तमन्ना की जिंदगी में कोई और आ चुका था। जब सागर को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। फिर एहसास होता है कि तमन्ना को पाने के लिए उसे पुनर्जन्म लेना होगा और चुपचाप अपने गुफा वाले घर में वापस आ गया। सागर रात के अंधेरे में आसपास के चमकते तारों को देख रहा था। तमन्ना, मैं अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सागर की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उसकी भावनाओं को महसूस कर रही हो। ठंडी हवाएं लहराने लगीं, आसमान झूम उठा और सितारे भी जैसे चमक चमक कर उसकी मोहब्बत की गवाही दे रहे हों। सागर हल्का सा मुस्कुरा देता है। इधर कुछ दिनों बाद राजेश और उसका पूरा परिवार गुफा वाली चट्टान घर छोड़कर वापस अपने गांव में रहने चला जाता है और जीवन एक नए सिरे से शुरू करता है।